हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैं आप लोगों के समक्ष सारा आकाश उपन्यास के उत्तरार्ध के 10वें अध्याय यानी अंतिम अध्याय का विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है, इस 10वें अध्याय में यह दिखाया गया है कि समर जहाँ पर काम करता है उस प्रेस में उसका करीब कुछ नोक झोंक हो जाता है। वहाँ पर 75 रुपये उसके पाने की बात थी, लेकिन वहाँ पर उसको 60 रुपये, वो मालिक जो है 60 रुपये देने की बात करता है, क्योंकि स्टाम्प पर वहाँ पर 75 रुपये सैलरी लिखी जाएगी और उसको 60 रुपया मिलेगा। इस बात का वो घोर विरोध करता है। जैसा कि आजकल प्राइवेट सेक्टर में अधिक रुपया वाउचर स्लिप पर दिखाया जाता है और कम रुपए वेतन दिया जाता है, ऐसी भी कुछ जगहों पर परंपरा होती है। तो लेखक ने इन तमाम बातों को उजागर करने का भी प्रयास किया कि आजकल के समाज में प्राइवेट जगहों पर क्या हो रहा है, कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और जो शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसको विरोध करना चाहिए। यानी समर के माध्यम से दिखाया गया कि समर जो है उस शोषण का विरोध करता है और लड़ झगड़ करके वो अपने घर पर आता है। और अब संभावना यह है कि अगले दिन जाएगा, वह जो भी वेतन मिलना है उस वेतन को लेगा, लेकिन मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया है कि अब वहाँ काम वह नहीं करेगा। इसके बाद में वह आने के बाद सारी बातें वो अपनी पत्नी प्रभा को सारी बात बताता है। प्रभा इस बात को सुनकर के चौंक जाती है। पहले तो प्रभा उसकी बातों को जब सुन रही थी, रात में जब वो आया सोते समय सब बातों को नॉर्मल तरीके से वो ले रहा था कि प्रभा नॉर्मल तरीके से ले रही थी। लेकिन जब वो यह सुनती है कि उसके पति की नौकरी छूट गई या वो कल जाएगा, अंतिम अपनी नौकरी करेगा, अंतिम दिन नौकरी का है, तो वो सुन करके अवाक रह जाती है कि सब क्या हो गया। तब वो समझाती है कि एक बार दिवाकर से वो कह करके बात कर ले कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 75 रुपये की जगह उसको 60 रुपये वेतन मिल रहा है, सारी बातें। और उधर समर जो है तमाम रुपया उधार भी ले चुका है, उसको ये उम्मीद थी 75 रुपये वेतन मिलेंगे तो वह सभी लोगों को पेमेंट कर देगा। क्या कैसी मुसीबत उसके सामने आई है कि प्रायः जब जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, कोई अगर नौकरी पाता है तो घर वाले लोग भी एक उम्मीद पाल बैठते हैं किस प्रकार से अब वो 75 रुपया या जो भी पैसा है घर में मिलेगा, घर का खर्च बर्च भी आगे बढ़ेगा। माता पिता अलग से उम्मीद पाल बैठे हैं और उसका अलग से अपना खर्च है। इस तरीके से वो तमाम उलझनों में परेशान है। और उधर कुछ ऑफिस में कुछ कहा सुनी भी हो गई है, इसलिए मानसिक द्वंद्व में है, वो परेशान है। वह सोया हुआ रहता है। तभी शाम के समय में उसकी माताजी प्रभा को पुकारती हैं कि चूड़ियाइन आई हुई है, चूड़ी वो पहन ले। बड़े प्यार से माँ बुलाती है कि बिटिया सुन लो, अरे चूड़ी पहन लो। ध्यान देने की बात है, यहाँ यह दिखाया गया है संयुक्त परिवार में किस प्रकार से अगर किसी का पति अगर काम कर रहा होता है तो उसकी पत्नी का यानी बहू का दुलार प्रेम घर वाले लोग बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसका पति काम नहीं करता है, बेकार हो, निठल्ला हो, तो उसके जो बहू है, उसके सास ससुर यानी उसको उतना प्रेम नहीं करेंगे। यह प्रभा के साथ वैसा ही होता है। जब तक प्रभा का पति वो समर काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, माता पिता यानी सभी लोग प्रभा को इज्जत नहीं देते हैं। एक नौकरानी की तरह सुबह शाम तक काम करती है बेचारी।
लेकिन जब से समर काम करना शुरू कर दिया है, घर वालों की उम्मीद बन गई कि अब वो सैलरी पाएगा, काम कर रहा है, प्रभा की भी इज्जत बढ़ गई है। लोग बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं और वह भी, सास भी बड़ी प्यार से पुकारती हैं कि आओ बिटिया चूड़ी पहन लो कम से कम। तो इसी प्रकार से देखो कितना प्यार बढ़ गया है। और समर को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि जाकर के वो चूड़ी पहने, थोड़ा पुराने ख्याल का भी है या जो भी कह लिया जाए। और लेकिन सास की बात को मानती है, उसको अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। प्रभा में न चाहकर के भी नीचे उतरती है और चूड़ी पहन लेती है। इस समय चूड़ी पहनाते समय विशेष रूप से जेठानी भी बैठी हैं, बड़े प्यार से बात करती हैं प्रभा के साथ में। जिस प्रभा के साथ 36 का आंकड़ा हुआ करता था, आज वही जेठानी प्यार से बातें करती हैं। यानी कहने का मतलब उनको भी उम्मीद बन गई कि समर काम कर रहा है और अब उसकी भी, प्रभा की भी इज्जत जेठानी की निगाह में बढ़ चुकी है। इस तमाम चीज़ों को लेखक ने जोड़ने का प्रयास किया कि संयुक्त परिवार में किस तरीके, यानी अगर पति काम कर रहा होता है तो किसी भी स्त्री की इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और इसके बाद रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहन लेती है, सुंदर लग रही है उसकी हथेली। तब तक तो वह समर जो है नीचे उतरता है, वह क्रोध में, अंतर द्वंद में, यानी कहा जाता है ना, व्यक्ति के दिमाग में, तुलसी ने एक चौपाई लिखी है, याद आ गया मुझे कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। अगर क्रोध आ जाए व्यक्ति को तो समझ लो कि क्रोध विनाश का मूल कारण होता है। वैसे 4 चीजें विनाश के लिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में विनाश के लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ। काम माने गलत वासना, गंदी वासनाएं। काम, क्रोध, क्रोध माने गुस्सा आना, किसी के प्रति हम बहुत गुस्सा हो जाए। मद माने घमंड, लोभ माने लालच। ये चारों अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो उसका विनाश सुनिश्चित है। वैसे विनाश किसी एक के कारण भी हो सकता है। तो क्रोध में वो आकर के जैसे मानो आग बबूला हो गया। वो चूड़ी देखा कि वो पहनी हुई है, अंदर ही अंदर वो बेचारी प्रभा बोलती भी है कि देखो चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं ना, लेकिन नालायक समर समझ नहीं पाता है। चूंकि क्रोध था उसके अंदर, क्रोध की भावनाएं थी, तो क्रोध की ज्वाला में व्यक्ति प्रेम की भावनाओं को समझ नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में वह उसके दोनों हथेलियों को वह जोर से मिला देता है और इसके बाद चूड़ियाँ टूट जाती हैं, यहाँ तक कि उसके हथेली में, हाथों में धंस भी जाता है और खून भी बहने लगता है। इसके बाद वह ऊपर चला जाता है, जैसे अपने गुस्से का इजहार उसकी चूड़ियों पर प्रकट कर देता है। ये ठीक नहीं है। मन को अपने बस में रखना चाहिए। जिसका मन अगर नियंत्रित न हो, एक क्रोध बस से बाहर हो जाए, तो समझ लो उस व्यक्ति के लिए वह ठीक नहीं है, चाहे कहीं पर भी हो। क्रोध को बस में रखना, मन को बस में रखना, ये जीवन की सार्थकता होती है, जीवन का मूल्यांकन होता है। इसके बाद में क्या होता है कि अब यह बातें, माँ को कष्ट होता है, दुख होता है, ये बात पूरे घर में फैल जाती है। ठाकुर साहब जो बाबू साहब थे उनको भी बात मालूम होती है। अब जबकि रात हो चुकी है, ठाकुर साहब आकर करके उसको खूब डांटते हैं, खूब बिगड़ते हैं और शुरू में तो बड़े प्रेम समझाते हैं और यहाँ तक पूछते हैं, बेटा अरे तुम्हारी नौकरी की तो 1 महीना हो गया है। तब समर वहाँ उल्टा समझ बैठता है, बोलता है बाबूजी मैं सब समझता हूँ। अरे उसको ठीक से कही, क्यों घुमा कर बात बोल रहे हैं। बोली यहाँ कि तुम्हारा वेतन अब तो आ गया होगा, मिल गया होगा। पैसे लेने के लिए, यानी वेतन के लिए आप लोग ये सब कर रहे हो। इस बात पर ठाकुर साहब
बहुत नाराज हो जाते हैं उसके इस व्यवहार से। और उधर वो अपनी पत्नी के साथ जो किया था, ठाकुर साहब एकदम आग बबूला हो जाते हैं उसको, और वो अभी जवाब देने लगता है। अभी भी गांव में या पहले जॉइंट फैमिली में अगर लड़के बड़े हो जाएं माता पिता के, इसके बावजूद जवाब देना शुरू कर देते हैं तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि हमारा लड़का बड़ा हो गया और हमको जवाब दे रहा है। तो उनकी बातों को जवाब देता है वो। इसलिए ठाकुर साहब क्रोध बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते उसकी पिटाई कर देते हैं, गाली गलौज भी जो मन में आता है देना शुरू करते हैं और इतनी पिटाई करते हैं, लेकिन फिर जवाब देता रहता है। अगर लड़के चुप रहते हैं तो माता पिता क्रोध थोड़ा कम हो जाता है। इस पर खूब पीटते हैं, पीटने के बाद कहते हैं कि निकल जाओ भी यहाँ से मेरे घर से, यानी खूब डांटते हैं। और वह भी बहुत पीड़ता है, यहाँ तक कि धीरज और इसके बाद जो छोटा भाई है अमर, ये सभी लोग ठाकुर साहब समझाते हैं, पकड़ ले जाते हैं। झगड़ा कुछ कम होता है, शांत में माहौल होता है। लेकिन जब रात को सोता है समर जो है, अब उसके मन में तमाम प्रकार के विचार बन रहे हैं, तमाम प्रकार की वह स्वप्न देखता है, उल्टे पुल्टे स्वप्न देख रहा है। सुबह जैसे ही भोर होती है प्रभा उसको जगा देती है, लेकिन प्रभा बेचारी बड़ी उधेड़ बुन में पड़ी हुई है, क्या हो रहा है उसके साथ में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्रोध के कारण समर के वो जो क्रोध किया उसने, उस क्रोध के कारण पूरी पारिवारिक वातावरण मानो पूरा घटनाक्रम बदल गया हो। भोर होता है, सुबह वो जगाती है कि ड्यूटी नहीं जाना है क्या। तब उसको याद आया कि हाँ जाना तो है, आज वेतन लेना है वहाँ से। तो बोलता है कि हाँ अब मैं सदैव के लिए बाहर के लिए चला जाऊँगा, अब नहीं आऊँगा इस घर में। वो घर से सुबह होता है, जैसे ही घर से निकलता है वैसे ही एक तार वाले आकर के तार देते हैं। और चूंकि घर में सबसे अधिक पढ़ा लिखा और समझदार तो लोग यही मानते थे कि यह समर ही है। समर उस तार को देखता है, थोड़ा देर के लिए कष्ट होता है, उसकी भावनाएं उस पर प्रबल होती हैं। उस पर लिखा था मुन्नी इज एक्सपायर्ड, यानी मुन्नी उसकी जो बहन थी वह मर गई। यहाँ मर क्या गई, मतलब कि उसका जो मुन्नी का जो पति था वह उसको मार दिया है। अब मुन्नी वैसे भी जाने के पहले डर रही थी, अपने पिताजी से बोल भी रही थी कि पिताजी मुझको वहाँ मत भेजिए। जानती थी अपने पति के स्वभाव को, वो इस बार मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं मुझे। जिस बात का डर था वही बात हो गई। और समर ही मन ही मन कहता भी है कि मुन्नी मरी नहीं है, मारी गई है। और इस तरह से बड़ा कष्ट में होता है। आज मुन्नी का पूरा जीवन चरित्र उसके मस्तिष्क में चक्कर काट रहा था मानो। लेकिन वो पत्र यानी तार अपने पिता और बड़े भाई को वहाँ पर दे करके वो सीधा चल देता है और उन लोगों को जवाब नहीं देता है। सीधा वह जो शहर में स्टेशन था ड्यूटी जाने के लिए, तो ट्रेन आती है, ट्रेन को पकड़ लेता है। और जैसे ही फिर दूसरा स्टेशन आता है तो उसके दिमाग में तमाम उस समय वह स्वप्न देख रहा होता है। जैसे ट्रेन चल रही है और उस स्वप्नावस्था में तमाम उलझने, तमाम नेगेटिव कॉन्सेप्ट जब व्यक्ति अंतर्द्वंद से गुजरता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो, उस समय नकारात्मक दुस्वप्न जो हैं मस्तिष्क में घर कर जाते हैं। उसी प्रकार से बीच में एहसास भी होता है कि नहीं स्टेशन तो मेरा आ गया, मुझको उतर जाना चाहिए। फिर वो उतर भी जाता है, झटके से चलने लगता है प्लेटफार्म पर, लेकिन उसके मन में तमाम प्रकार के विचार जैसे मानो आता रहता है। उस दरमियान में नकारात्मक विचारें कि उसको लगता है कि जैसे वह घर से निकल चुका है, निकल करके बाहर गया है, वहाँ पर साधु बन गया है। फिर तमाम औरतें पानी भर रही हैं, उसमें से वह अब उसकी पत्नी वहाँ पर वह जो प्रभा है वह भी
आई हुई है और वो जोर से पुकार बैठता है प्रभा। इसके बाद वो प्रभा नहीं रहती है तो लोग उसकी पिटाई करते हैं। तमाम प्रकार के विचार, दुस्वप्न उसके दिमाग में आता है और फिर वह जो है वह सोचता है कि नहीं, वह बहुत दिन से सन्यासी बना हुआ है। उसकी माँ जो है वो पेपर में छपवाई है कि वह बीमार होने वाली है, उसका जो लड़का समर है वो जल्दी जल्दी उसको देख ले तो अच्छा होता। ये तमाम तरह के विचार उसके दिमाग में चलता रहता है और तब तक वह आगे बढ़ता है। यानी जहाँ पर स्टेशन से उतरने के बाद में, रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में वह आगे बढ़ता जाता है। तब तक देखता क्या है कि एक ट्रेन आती है। उसको दिमाग में आता है कि मैं इसको पकड़ लूँ, कि चढ़ कर के दूर चला जाऊँ। ऐसे जगह पर उसके मन में तमाम कल्पनाएं आती हैं कि मैं ट्रेन पकड़ बाहर चला जाऊँ। यानी उसका दिमाग बड़ा उथल पुथल चल रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि घर में जो रात्रि की जो घटना है उसके दिमाग पर छा चुका है कि अब घर से बाहर निकल जाऊं मैं। चलता रहता है। अब कहानी का घटनाक्रम एकदम समाप्त होने वाला है और वो रेलवे लाइन को पकड़ चला जा रहा है और उधर आकाश जैसे मानो चक्कर काट रहा है। सब कुछ यानी अजीब सी उसकी स्थिति में चल रही है और कहानी घटनाक्रम यहीं समाप्त हो जाती है। पाठकों के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि अब इसके बाद क्या हुआ, समर का क्या हुआ, प्रभा का क्या हुआ, उसके पूरे परिवार क्या हुआ, क्या वो घर वापस गया कि नहीं गया। ये तमाम प्रकार के विचार उसके दिमाग में उठ रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो यह समझते हैं कि नहीं, जो वहाँ पर उसकी मानसिक जो उहापोह दिखाया है कि ट्रेन का जब जा रही होती है तो उसके दिमाग में एक विचार यह भी उठता है कि ट्रेन के सामने कूद जाऊं, मर जाऊं। ये तमाम उसके हृदय पर वो जो ट्रेन का पहिया है वो पार करते हुए जा रहा है, हृदय की धड़कनें तेज हो गई। कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि वो सुसाइड कर लिया, जबकि सुसाइड नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी वहाँ ऐसी स्थिति दिखाई गई, वो सोच रहा है, उसकी स्वप्नमयी कल्पनामयी स्वरूप को लेखक ने दिखाया है। जबकि वास्तविकता यही है कि वो उतरने के बाद चलता है, सारा आकाश को देखता है, सारा आकाश जैसे मानो चक्कर काट रहा है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। ऐसी स्थिति में वो आगे बढ़ता रहता है। कहानी का घटनाक्रम इसी नकारात्मक विचार के साथ समाप्त हो जाता है, पूरा उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस तरह से उपन्यास वेस्टर्न कल्चर के जो उपन्यास होते हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो हमारे उपन्यास हैं, यानी सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों को मिला करके कहानी का एंडिंग ऐसे जगह पर हो जाता है कि जहाँ पर पाठक वर्ग के मन में उत्सुकता बनी रहती है, जैसे लगता है कि उपन्यास को अधूरा रूप में छोड़ दिया गया है। वही स्थिति यहाँ पर उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने भी किया है। पूरे के पूरे वेस्टर्न कल्चर पर, पश्चिमी सभ्यता पर आधारित उन्होंने इस उपन्यास को लिखित किया है और उपन्यास को बीच में छोड़ दिया है ताकि इसके बाद क्या हुआ यह मानसिक अंतर्द्वंद पाठक वर्ग के भी मन में ये विचार चलता रहे। इस तरह से उपन्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।